बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर CSJMU यूनिवर्सिटी ऑफ कानपुर की। तो आप सभी को पता है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो पेपर हैं वो कंडक्ट कराए जा रहे हैं 1 अप्रैल 2022 से। तो पेपर 1 1 अप्रैल आज ही है। 1 अप्रैल 2022 को पेपर 1 था फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ये आपका पेपर 2 है, जिसमें से हम यूनिट फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट करा चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम यूनिट 3 को कंप्लीट कराने के बाद यूनिट 4 भी कंप्लीट करा देंगे। तो यहाँ पर आप फटाफट रिवीजन कर सकते हैं, अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर हैं इस बार MCQ बेस्ड हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों पर आधारित हैं, जिनकी टाइमिंग अगर हम बता दें कितने क्वेश्चन, तो 80 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, और टाइमिंग की बात करें तो 1.5 घंटा आपको पेपर के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट वाइज यूनिट वाइज चीज़ों को देख रहे हैं। तो यूनिट 3 के इम्पॉर्टेंट MCQ शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न पूछा है कि भिन्न भिन्न कक्षाओं के लिए भिन्न भिन्न पाठ्यक्रम क्यों आवश्यक है। ऐसा क्यों आवश्यक है आपको बताना है। तो 1 की बात करें, 1 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। भिन्न भिन्न कक्षाओं में भिन्न भिन्न स्तर के छात्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जनजाति के बच्चों के लिए किस प्रकार के विद्यालय उपयुक्त हैं। तो जनजाति के बच्चों के लिए आप किस तरह के विद्यालय को प्रेफर करते हैं। तो ये है जो बोर्डिंग प्रकार की हों। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है कि प्रौढ़ शिक्षा की क्यों आवश्यकता है। 3 की बात करें, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इनके शिक्षित होने से वे अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है कि भारत सरकार ने प्रौढ़ों की आयु की निम्नलिखित में से कौन सी सीमा रखी है। तो 4 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 15 से 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है कि जनजातीय बालकों को शिक्षित करने हेतु क्या करना उचित है। तो 5 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी A, B और C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है कि आजकल शहरों में प्राइवेट शिक्षण हेतु बहुत से केंद्र खुल गए हैं, इनमें से क्या हानि संभव है। तो 6 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उक्त सभी या उपरोक्त सभी, यानी स्वाध्ययन नहीं करेंगे छात्र विद्यालय में शिक्षण करना पसंद नहीं करते, छात्र केवल परीक्षा की दृष्टि से अध्ययन करते हैं। तो यह है प्राइवेट शिक्षण हेतु केंद्रों के खुलने से ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि छात्रों में ईमानदारी तथा अन्य गुणों का विकास कैसे संभव है। तो 7 का करेक्ट आंसर जो है वह सी हो जाएगा। कक्षा के किसी ईमानदार छात्र का उदाहरण देकर, ठीक है, आप उनमें गुणों का विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है कि विद्यालयों में NSS के कार्यक्रम से छात्रों को क्या लाभ होता है। तो 8 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, उनमें समाज के प्रति अच्छी भावना विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। पूछा है कि विद्यालय की परामर्श कमेटी में कौन कौन से लोग सदस्य होने चाहिए। तो 9 की बात करें, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, शिक्षक, प्राचार्य तथा विद्यालय के छात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे। क्योंकि टाइम कम है इसलिए हम सुपर फास्ट की तरह है चीज़ों को देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर MCQs आपके लगभग 120 हैं, तो इसे हमें पूरी तरह से कवर करना है यूनिट 3 में। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कक्षा में किसी समूह का निर्माण करने में आपस में मतभेद को किस प्रकार सुलझाएंगे। तो 10 की बात करें, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उनको समूह में बांधकर कुछ कार्य करने को देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षा कमीशनों में सदस्य होने चाहिए। तो 11 की बात करें, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, शिक्षक, प्राचार्य तथा समाज शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है कि किसी शिक्षा आयोग में कौन कौन से लोग सदस्य होने चाहिए। तो 12 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अध्यक्ष, प्राचार्य तथा शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है विद्यालय की सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण होगा। तो 13 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, सभी क्रियाओं में योगदान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है कि छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु क्या करेंगे।
तो यहाँ पर अगर हम 14 की बात करें तो इसके लिए आप स्वयं श्रम संबंधी कार्य करेंगे। अगर आपने टीचिंग वगैरह की होगी तो आप इस चीज़ को बेहतर समझ पाए होंगे। 15 क्वेश्चन पूछा है, छात्रों में सामाजिक गुण विकसित करने हेतु क्या करेंगे। तो 15 की बात करें, 15 का करेक्ट आंसर बी होगा, छात्रों में प्रेम भावना का विकास करेंगे। बाकी ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, ये रहे सी और डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। पूछा है राष्ट्रीय एकता का विकास होगा यदि एक शिक्षक क्या होगा। तो यहाँ पर 16 की बात करें, 16 का करेक्ट आंसर जो है वह डी हो जाएगा, अपने देश में ही नौकरी करे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, शिक्षकों को समाज द्वारा अच्छी नज़र से नहीं देखे जाने के क्या कारण हो सकते हैं। तो 17 का करेक्ट आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी, यानी ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है कि छात्रों को जीवन में कैसे अनुशासित बनाया जा सकता है। तो 18 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, एक अनुशासित छात्र को पुरस्कार देने से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है, आजकल छात्र पढ़ने से जी चुराते हैं, इसका क्या कारण है। तो 19 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, वे जानते हैं कि पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है कि शिक्षकों के एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरण से क्या लाभ संभव है। तो 20 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय एकता का विकास संभव है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सामाजिक वंचन सर्वाधिक था, कहाँ था। तो 21 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यह है ब्रिटिश काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है कि शारीरिक दृष्टि से वंचित बालक को प्रायः कहा जाता है, कैसा कहा जाएगा इन्हें। तो यह होगा विकलांग बालक, जो शारीरिक दृष्टि से वंचित होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि सन 1999-2000 में प्राथमिक शिक्षकों की संख्या थी, कितनी थी। तो यह थी लगभग आपकी 32 लाख, यानी करेक्ट आंसर 23 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श संविधान की भूमिका में बाद में जोड़ा गया। तो 24 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, बंधुत्व। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध समानता से नहीं है। तो 25 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अधिगम पठार, इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपाय असमानता को दूर करने के लिए प्रभावी है। इनमें से प्रभावी नहीं है करके दिया है क्वेश्चन। तो 26 की बात करें, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, शिक्षा शुल्क में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 27 है कि विकलांगता की दृष्टि से सन 1975 क्यों प्रसिद्ध है। तो 27 की बात करें, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, विकलांगों का घोषणा पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित हुआ था, कब हुआ था। तो यह 1981 में हुआ था, करेक्ट आंसर 28 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है कि भारत में विकलांग दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, किस सन में मनाया जाता है। तो 29 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, मार्च को तृतीय रविवार को, यानी मार्च का जो तीसरा रविवार होता है उस दिन हम भारत में विकलांग दिवस मनाते हैं प्रतिवर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है कि सन 2001 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता प्रतिशत है, कितना है। तो यह है 54%, करेक्ट आंसर यहाँ पर 30 का ए हो जाएगा। तो देखिए आधे घंटे से ज़्यादा का वीडियो नहीं रहता है और सारी यूनिट अलग अलग जो है एक ही वीडियो में रहती हैं। तो आप अगर 1 से 1.5 घंटा भी 2 घंटे भी अगर दे देते हैं तो पूरा रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना भी नहीं है, तो इन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान दीजिए। 31 नंबर का पूछा है कि जनजातियों की समस्याओं के समाधान हेतु राष्ट्रीय उपवन का सुझाव किसने दिया। तो 31 का करेक्ट आंसर बात करें तो ए हो जाएगा, वेरियर एल्विन ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 देखेंगे। 32 पूछा है कि संविधान के किन प्रावधानों के अंतर्गत राज्यपालों को जनजातियों के संदर्भ में विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। तो 32 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 342 एवं 244। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है कि जनजातियों की समस्याओं के समाधान हेतु पुनरुत्थान का सुझाव किसने दिया। तो 33 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, वेरियर एल्विन ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है कि किस जनगणना में अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों के लिए दलित के स्थान पर बाहरी जातियां शब्द का प्रयोग किया गया है। तो 34 की बात करें, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 1931 से।
नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है कि जनजातियों की अस्थायी कृषि को क्या कहा जाता है। तो 35 का करेक्ट, हाँ ठीक है, 35 की बात करें करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी झूमिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी को भी धर्म, जाति, प्रजाति एवं लिंग के आधार पर मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। तो 36 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 325 में यह बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 पूछा है कि जनजातियों को समस्याओं के समाधान हेतु पृथक्करण का सुझाव किसने दिया। तो 37 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह सी हो जाएगा, हट्टन ने दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, निम्नांकित में से असत्य कथन छाटिए। इसमें आपको इनकरेक्ट फाइंड करना है। तो 38 का इनकरेक्ट जो होगा वह बी हो जाएगा, अनुसूचित जनजातियों की एक प्रमुख समस्या दहेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है, जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने माना है। तो 39 की बात करें, 39 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, घुरिये ने माना है। अलग अलग जातियां हैं, ठीक है, इसमें घुरिये जो है वह जनजाति पिछड़े हिंदू मानते हैं इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है कि जनजातियों की समस्याओं के समाधान हेतु आत्मसात का सुझाव किसने दिया। तो 40 की बात करें, 40 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अक्षय देसाई ने दिया। नेक्स्ट 41 है कि निम्नांकित में से कौन सी विशेषता जनजाति की नहीं है। तो यहाँ पर 41 की बात करें तो 41 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बहिर्विवाह। सामान्य भूभाग, सामान्य भाषा, सामान्य संस्कृति, ये विशेषता हो जाएगी जनजाति की, जबकि बहिर्विवाह इनके अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पूछा है कि अनुसूचित जाति व जनजाति कमिश्नर का कार्य है, क्या कार्य है। तो 42 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इनके कल्याण कार्यों की समय समय पर जांच कर राष्ट्रपति को उसकी जानकारी देना। ये हो जाएगा 42 का करेक्ट आंसर सी। ठीक है, चलिए देखते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदुओं के सार्वजनिक धार्मिक स्थानों के द्वारा सभी जातियों के लिए खोलने की व्यवस्था करता है, यानी जो द्वार है उसको सभी जातियों के खोलने के लिए व्यवस्था करेगा। तो 43 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 330 व 332। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 पूछा है कि नागरिक अधिकार संरक्षण कानून किस सन में बना। तो 44 की बात करें तो 44 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा है कि वर्तमान में अनुसूचित जातियां और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कब तक की गई है। तो 45 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 25 जनवरी 2010 तक की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है, भारतीय संविधान के 12वें भाग के 275वें अनुच्छेद में जनजाति कल्याण के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की गई है। तो 46 की बात करें, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, केंद्रीय सरकार राज्यों को जनजातीय कल्याण एवं उनके उचित प्रशासन के लिए विशेष धनराशि देगी। चलिए बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों की तरफ, जो कि है 47 नंबर का प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में निम्नांकित में से कौन सा या क्या प्रावधान किया गया है। 47 की बात करें, 47 का करेक्ट आंसर डी, उपर्युक्त सभी, यानी ए, बी और सी। आप इन्हें पढ़ सकते हैं खुद से भी और ये सभी ऑप्शन आ जाएंगे इसके अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर का पूछा है, वर्तमान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए लोकसभा में कितने स्थान सुरक्षित हैं। तो 48 की बात करें, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 79 और 41 जो स्थान है वह उसे सुरक्षित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नांकित में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु राज्य में सलाहकार परिषदों एवं पृथक विभागों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो 49 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 146 एवं 338 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 और 334 में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए किस बात का प्रावधान किया गया है। तो 50 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, उनके लिए सरकारी एवं गैर सरकारी नौकरियों में स्थान सुरक्षित रखे जाएं। 51 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, पूछा है शिक्षा का सभी को समान अवसर दिया जाए को महत्व दिया जाता है। किस चीज़ का महत्व दिया जाता है। तो यह है सामाजिक न्याय आयाम को।
नेक्स्ट 52 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षा प्रबंधन का मुख्य आयाम है, क्या है? तो ये है उपरोक्त सभी, यानी सामाजिक मांग आयाम, विनियोग आयाम और मानव शक्ति आयाम। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर का देखेंगे, पूछा है शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य है, क्या कार्य है? तो यह है नियोजन यानी प्लानिंग करना। नेक्स्ट 54 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि व्यय लाभ विश्लेषण को महत्व दिया जाता है, तो यहाँ पर 54 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, शैक्षिक उत्पादकता को। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा है कि मानव स्रोतों के विकास को प्राथमिकता दी जाती है, किस लिए दी जाएगी? तो यह हो जाएगा मानव शक्ति आयाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है, शिक्षा प्रबंधन के आयामों को महत्व दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? तो शिक्षा प्रशासन में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पूछा है कि संस्थागत नियोजन में महत्व दिया जाता है, किसे दिया जाता है? तो उपरोक्त दोनों को, यानी संस्था के उद्देश्यों और उपलब्ध संसाधनों को। नेक्स्ट है 58 नंबर का कि प्राचार्य की भूमिका होती है, कैसी होती है? तो बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी, यानी परीक्षा अधीक्षक की, एक शासक की और निर्देशक के रूप में। नेक्स्ट है 59 की विद्यालय संचालन में प्राचार्य को क्या करना होता है? तो 59 का भी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, भूमिका निर्वाह करना, उत्तरदायित्व होना और जवाब देना। नेक्स्ट है 60 पूछा है विद्यालय में छात्रों की अनुशासनहीनता बढ़ाना, क्या है? तो यह है प्राचार्य की जवाबदेही पर। नेक्स्ट है 61 नंबर का क्वेश्चन पूछा है शिक्षक की भूमिका होती है, कैसी होगी? बिल्कुल सही है, जिन भी स्टूडेंट ने डी आंसर बताया है कि एक निदेशक की, एक मित्र की, एक दार्शनिक की, सभी की भूमिका होती है। नेक्स्ट 62 है कि कक्षा में शिक्षण के समय अनुशासन रखना, क्या है? तो 62 की बात करें, 62 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, उत्तरदायित्व है। क्वेश्चन नंबर 63 है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने प्रस्तुत किया, क्या प्रस्तुत किया? तो इन्होंने शैक्षिक प्रशासन का प्रारूप प्रस्तुत किया। 64 नंबर का क्वेश्चन पूछा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्यकाल स्थित है, कहाँ स्थित है? तो 64 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा है कि उत्तर प्रदेश में संस्थाओं का स्वरूप या रूप है, कैसा है? तो यह है उक्त दोनों, यानी स्वयंसेवी संस्थाएं और राजकीय संस्थाएं। नेक्स्ट 66 है कि राष्ट्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कार्य क्षेत्र है, कैसा कार्य क्षेत्र है? तो यह दोनों होगा, प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा, यानी उक्त दोनों। चलिए बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों की तरफ, यानी 67 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पूछा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्य क्षेत्र है, कैसा है? तो यह है उच्च शिक्षा से संबंधित। नेक्स्ट है 68 नंबर का क्वेश्चन, राज्य शिक्षा का मुख्य अधिकारी होता है, कौन होता है? तो यह शिक्षा मंत्री कहलाता है। नेक्स्ट 69 नंबर का क्वेश्चन है कि राज्य शिक्षा का अध्यक्ष होता है, कौन होगा? तो 69 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, राज्यपाल। इसके और भी ऑप्शन है, देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 70 है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्य कार्य है, क्या कार्य है बताना है आपको? तो 70 का करेक्ट आंसर भी होगा, अनुदान देना। क्वेश्चन नंबर 71 है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत का अंत करता है? तो 71 की बात करें, बी हो जाएगा, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट 72 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 पूछा है कि समानता को बढ़ावा देने के लिए क्या बाधाएं या चुनौतियां हैं? तो 72 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उक्त सभी, यानी राजनीतिक, सांस्कृतिक और शक्ति। क्वेश्चन नंबर 73 है प्रतिभा क्या है? तो बताना है प्रतिभा क्या है? तो उक्त सभी, यानी समाज में स्थिति, निष्पक्ष प्रतियोगिता के आधार और मतभेदों को प्रतिबंधित करने के लिए। चलिए 74 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि कौन सा अधिनियम कहता है कि आपकी विकलांगता के कारण आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता? तो यह है समानता अधिनियम 2010 के अंतर्गत, ठीक है। इसका मॉडल पेपर मैंने बताया था, तो मॉडल पेपर आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, उससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 75 है कि कौन सा मिशन इंगित करता है कि गरीबों की सेवा भावना भगवान की सेवा है, यानी आप गरीबों की सेवा करते हैं तो वह सेवा भगवान की सेवा कहलाएगी। तो अगर हम 75 नंबर के क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो 75 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन। यहाँ पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई, कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। 76 है समानता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पथ क्या है? तो 76 की बात करें, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उक्त सभी, यानी ए, बी और सी।
चलिए बढ़ते हैं 77 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 पूछा है कि एक उत्तम पर्यवेक्षक निम्नलिखित कार्य नहीं करेगा। कौन सा नहीं करेगा? तो ऑप्शन ए बी दिया है, सी और डी भी देख लेते हैं। तो ये है, तो आंसर की बात कर लेते हैं तो इसमें डी हो जाएगा। वह अपने सभी सहयोगी शिक्षकों से किसी एक उत्तम शिक्षण विधि के प्रयोग की प्रत्याशा प्रकट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर का है कि प्रायः प्रशासक श्रेष्ठ कक्षाध्यापकों को शिक्षण के साथ साथ विद्यालय निरीक्षण का कार्य सौंप देते हैं। यह प्रक्रिया किस तथ्य को नकारती है? 78 की बात करें, यह प्रक्रिया पर्यवेक्षण के लिए पृथक गुणों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य विद्यालय अधीक्षक का नहीं है? तो 79 का करेक्ट आंसर जो है ए हो जाएगा, स्थानीय विद्यालय नीतियों को निश्चित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 79 के बाद 80 है। एक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य की प्रशासन क्षमता पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? तो 80 की बात करें, 80 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, विद्यालय प्रशासन संबंधी मूलभूत सिद्धांतों का ज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 81 देखेंगे। 81 पूछा है कि निम्नलिखित में से प्रभावी पर्यवेक्षण की प्रमाणिक स्थिति को कौन सा कथन प्रकट करेगा या करता है? तो यह है, शिक्षक की जिस सीमा तक उन्नति संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, इसको प्रकट करेगा। चलिए 82 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 पूछा है कि छात्रों के योग्यता समूहों के निर्माण के संबंध में उचित मत प्रतीत होता है। कौन सा मत उचित होगा? तो यह है, यह व्यक्तिगत नेतृत्व तथा कार्य करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है। 83 पूछा है विद्यालय संगठन की उत्कृष्ट पहचान का चिन्ह है, क्या होगा? तो 83 का करेक्ट आंसर ए हो गया, शिक्षण हेतु शिक्षकों की तैयारी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और प्रश्न। पूछा है 84 नंबर का प्रश्न कि प्रधानाचार्य का प्रमुख उत्तरदायित्व है, इनमें से कौन सा होगा? तो 84 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, शिक्षण योजना को नेतृत्व प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, प्राथमिक शिक्षा का सर्वाधिक हित लाभ निम्नलिखित में से किसमें निहित है? तो 85 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, शिक्षक सुधारक। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 देखेंगे। पूछा है कि पर्यवेक्षक एवं शिक्षक के मध्य मीटिंग का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो विद्यालय की प्रगति के संदर्भ में उपयोगी विचारों का आदान प्रदान करने में सफल हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 है कि शिक्षकों को पर्यवेक्षण के आधार पर जो प्रमुख उद्देश्य प्राप्त किया जाता है वह है, इनमें से कौन सा है? तो 87 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अधिगम प्रक्रियाओं को उन्नत बनाना। नेक्स्ट है 88 की शिक्षण पर्यवेक्षण का प्रमुख कार्य है, कौन सा है? तो 88 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, छात्रों के कल्याण की उन्नति। नेक्स्ट 89 नंबर का क्वेश्चन है कि परामर्श प्रदान करने की स्थिति में एक परामर्शदाता जो प्रथम कार्य करता है वह है, इनमें से कौन होगा? तो वह है अपने छात्रों को या अपने छात्र से मधुर संबंध स्थापित करना। 90 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो 90 नंबर का क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति विद्यालय के अंदर छात्रों को उत्तम निर्देशन प्रदान कर सकता है? तो 90 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कक्षा का शिक्षक। 91 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि कक्षा के अध्यापक द्वारा निर्देशन संबंधी जो प्रमुख कार्य किया जाता है वह है, इनमें से कौन सा है? तो वह है एक सहायक की तरह, जिसे वर्तमान समय की कठिनाइयों में छात्र एक सहारा ढूंढता है। चलिए बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों की तरफ, जो कि है 92 नंबर का। पूछा है कि निम्नलिखित में से परामर्श प्रदान करने की सर्वाधिक आपत्तिजनक प्रक्रिया कौन सी है? तो 92 की बात करें, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, छात्रों की समस्याओं को स्वयं अपना उत्तरदायित्व मानकर उनका समाधान करना। 93 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि एक शिक्षक जो परामर्शदाता के रूप में विद्यालय में घूम घूम कर कार्य करता है, उसके कार्य को कहा जाता है, क्या कहा जाएगा? तो यह होगा निर्देशन संबंधी कार्य। क्वेश्चन नंबर 94 पूछा है कि एक परामर्शदाता का हाई स्कूल स्तर पर प्रमुख दायित्व होता है, किस चीज़ का दायित्व होगा? तो छात्रों को अपनी समस्याओं के समाधान में सहायता करने के योग्य बनाना। 95 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि निर्देशन में शिक्षक की प्रमुख भूमिका है, कैसी भूमिका है? तो छात्रों की दैनिक जीवन संबंधी समस्याओं का समाधान करना। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर का। 96 पूछा है कि गृह कक्ष योजना का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? तो 96 का करेक्ट आंसर डी होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 97 है कि गृह कक्षा योजना यानी होम रूम प्रोग्राम्स की संस्तुति प्रायः इसलिए की जाती है क्योंकि वे शिक्षक को निम्नलिखित अवसर प्रदान करते हैं। कौन सा प्रदान करेंगे? तो 97 का करेक्ट आंसर डी होगा, छात्रों को निर्देशन सेवाएं प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर का है कि कक्षा के शिक्षक द्वारा निर्देशन प्रदान करने की सबसे बड़ी बाधा है, इनमें से कौन सी होगी? तो 98 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा, जो कि दिया है कक्षा की समस्याओं में अधिक सूझ। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 देख लेते हैं, इसे थोड़ा सा सही करके देखेंगे, थोड़ा PDF बनाने में इधर उधर हो गया। ठीक है, 99 पूछा है कि मान लीजिए एक छात्र किसी समस्या से ग्रस्त है, वह अपने शिक्षक से पूछता है कि अब मैं क्या करूं। इस छात्र की समस्या के संबंध में शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए वो आपको बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा कि छात्र से गहन वार्तालाप करें तथा उसके विश्लेषण के आधार पर जो भी उपयुक्त निदान लगे छात्र को सुझाव दें, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर का है, पूछा है कि प्रायः निम्नलिखित क्षेत्र में परामर्शदाता सफल नहीं हो पाता, किसमें नहीं हो पाता? तो 100 का करेक्ट आंसर डी होगा, सभी छात्र समस्याओं के समाधान के लिए नवीन युक्तियों को अपनाना। ठीक है, बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों की तरफ, ज़्यादा नहीं है, 10 से 12 प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 101 है कि गृह कक्ष योजना में सर्वाधिक प्रभावी क्रिया है, कौन सी है? तो यह है निर्देशन प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 102 है कि निर्देशन कार्यक्रम के संचालन में एक शिक्षक अपने छात्रों की सहायता भी प्राप्त कर सकता है, कैसे? तो यह उत्तम व्यवहार के लिए पुरस्कार के आधार पर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 103 है कि एक विद्यालय में औसत छात्रों को कितना प्रभावी निर्देशन प्राप्त हो पाता है, यह निर्भर करता है, किस पर निर्भर करेगा? तो यह निर्देशन दाता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट 104 नंबर का प्रश्न है कि एक छात्र को परामर्शदाता प्रदान करते समय या परामर्श प्रदान करते समय यह सर्वोत्तम उपाय है कि कौन सा उपाय है? तो छात्र स्वयं अपनी समस्या तथा भावनाओं का विश्लेषण करे, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 देख लेते हैं, इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 105 पूछा है कि आधुनिक समय में निर्देशन कार्यक्रम का सामान्य रूप से स्वीकृत संप्रत्यय है, किस चीज़ का संप्रत्यय है? तो 105 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कक्षा का अध्यापक निर्देशन कार्यक्रम में सुनिश्चित स्थान रखता है, किंतु उसे विशेषज्ञों की सहायता की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 है कि निर्देशन कार्यक्रम युवक छात्रों पर अपेक्षाकृत अधिक जोर देता है, इसका कारण यह है कि? तो 106 का करेक्ट आंसर डी होगा, यह छात्र को स्वयं मदद करने में सहायता करता है। नेक्स्ट 107 नंबर का क्वेश्चन निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य है, कौन सा उद्देश्य होगा? तो छात्रों में स्वनिर्देशन की शक्तियों का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 108 है कि निम्नलिखित में से किस कक्षा में सर्वाधिक समायोजन संबंधी समस्याओं के घटित होने की संभावना पाई जाती है? तो 108 का करेक्ट आंसर सी होगा, जूनियर हाई स्कूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 है, एक प्राथमिक विद्यालय में निर्देशन कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य होता है, तो छात्रों के समायोजन को समुन्नत बनाना। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 110 नंबर का क्वेश्चन है कि सहायक सामग्री के संदर्भ में वर्तमान प्रवृत्ति है, कैसी है? तो यह हो जाएगी जिनकी अधिक पुस्तकें तथा दृश्य श्रव्य सामग्री हो उतना ही उत्तम। नेक्स्ट है 111 नंबर का प्रश्न, तो 111 नंबर का प्रश्न पूछा है 10 + 2 + 3 10 + 2 + 3 पैटर्न के अंतर्गत माध्यमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था की जाती है, किसकी? तो ये है NCERT द्वारा। NCERT का गठन ज़रूर बताइएगा कब किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 है कि छात्रों की रुचियों एवं आवश्यकताओं की उत्तम पूर्ति के संदर्भ में पाठ्य पुस्तकों का चयन निम्नलिखित व्यक्तियों के द्वारा किया जाना चाहिए, किसके द्वारा किया जाना चाहिए? तो यह है एक नवनिर्मित पाठ्य पुस्तक समिति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 113 है कि यदि एक सामुदायिक विद्यालय का भवन काफ़ी भव्य है तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 113 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है, आप कथन पढ़ लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है 114 नंबर का प्रश्न, राष्ट्रीय मानकीकृत नियमों के अनुसार 200 बालकों के प्राथमिक स्कूल के निर्माण में कितनी जगह की आवश्यकता होगी? तो 5 एकड़ की, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 है कि पाठ्य पुस्तकों के संदर्भ में आधुनिक शिक्षाविदों का विचार है, क्या विचार है? तो ये एक प्रकार की
शिक्षण सहायक सामग्रियाँ हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यूनिट 3 को हमने पूरी तरह कंप्लीट कर दिया है। ये पूरी कंप्लीट है यूनिट 3, जिसमें 115 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 4 को भी कंप्लीट कर देंगे। उम्मीद और आशा है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। चलिए